आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेड मार्कर बेटा हमारा कैपिटल रिडक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर चल रहा था। हम लोगों ने इसकी फ़र्स्ट क्लास में इसकी कुछ बेसिक्स डिस्कस की थी। आज हम इसका बाकायदा फ़र्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है, किस तरीके से सॉल्व होता है उसको देखते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में द फॉलोइंग बैलेंस शीट फर्निश्ड बाय मैसर्स यूनिवर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2017। चूँकि बेटा ये कंपनी अकाउंटिंग है तो आपको मालूम है कि कंपनी अकाउंटिंग में जो बैलेंस शीट है वो रिवर्स बनती है। इस तरफ इक्विटीज़ है और इस तरफ एसेट है। सबसे पहले हमारे पास शेयर्स कैपिटल है 10 लाख और ऑब्वियसली इसके आगे लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो याद रखिए बेटा, शेयर्स कैपिटल में एक अमाउंट होता है और एक क्वांटिटी होती है। तो अमूमन सिर्फ अमाउंट गिवन होता है, क्वांटिटी गिवन नहीं होती। तो ये मैं आपके लिए एक जनरल तरीका बता रहा हूँ कि जब कभी भी आपको शेयर्स की क्वांटिटी मालूम करनी हो, आप इसके कैपिटल को 10 से डिवाइड कर दो तो आपके पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसकी क्वांटिटी बनेगी 1 लाख और अकाउंट पेबल है 20,000। टोटल बन जाएगा इसका कितना, 12 लाख। इसके बाद एसेट साइड पे अगर आप देखें तो पहले फिक्स एसेट हैं, फिर बाद में करंट एसेट हैं। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी आप ये पढ़ेंगे, जब भी आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें आपने सबसे पहला काम क्या करना है, 4 चीज़ों को तलाश करना है। 4 चीज़ें हाईलाइट करनी है। क्यों करनी है इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वो 4 चीज़ें मैंने आपको बाहर लिखवाई थी परमानेंटली राइट ऑफ वाले हेडिंग के अंदर। वो कौन कौन सी थी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल, शेयर डिस्काउंट और रिटेन अर्निंग अगर वो डेबिट साइड पर हो। डेबिट साइड का मतलब एसेट साइड पर हो। वैसे तो डेबिट साइड ये होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, लेकिन डेबिट साइड का मतलब है एसेट साइड पर हो। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको जो एसेट नज़र आ रहे हैं, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, शेयर डिस्काउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, रिटेन अर्निंग, कैश, मर्चेंडाइज और सप्लाईज। इसमें कुछ फिक्स एसेट्स हैं और कुछ करंट एसेट्स हैं। आप सबसे पहले काम ये कीजिए कि वो जो परमानेंटली राइट ऑफ वाले अकाउंट थे उनको ज़रा टिक कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। एक गुडविल हो गया, एक शेयर डिस्काउंट हो गया, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया और एक रिटेन अर्निंग हो गया। क्यों? क्योंकि वो एसेट साइड पर है। अगर वो इक्विटी साइड पर होता तो हम उसको कहते हैं कि वो क्रेडिट साइड है। बेटा आप यूँ समझिए कि रिकंस्ट्रक्शन करते वक्त हमने सबसे पहले इन 4 दुश्मनों को निकाल कर बाहर फेंकना है। यूँ समझ लीजिए कि ये 4 चीज़ें हमारी बैलेंस शीट की दुश्मन हैं। हमने अपनी बैलेंस शीट में से इन 4 चीज़ों का खात्मा करना है, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल फिक्टिशियस हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं हैं, ये हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। तो रिकंस्ट्रक्शन हम करते ही इसलिए हैं कि भाई वो तमाम चीज़ें जो हमारे किसी काम की नहीं हैं, जो बिल्कुल ही बेकार हैं, उनको तो टोटली ख़त्म कर दो। वो टोटल 4 चीज़ें हैं। वो कब ख़त्म करते हैं वो आगे बताऊँगा, लेकिन मैंने आपको सवाल पढ़ने का तरीका बता दिया कि जिस वक्त आप सवाल पढ़ें उस वक्त इन 4 को तो बस आँखें बंद करके हाईलाइट कर लेना, नहीं आगे खोल के। ओके, अब वो आपको आगे डिटेल बता रहे हैं कि इनके साथ हुआ क्या। कहते हैं द कंपनी वॉज सफरिंग इन ह्यूज लॉसेस, देयरफॉर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड अ स्कीम फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एज फॉलोज। कहते हैं कंपनी मुस्तकिल नुकसान में जा रही थी तो डायरेक्टर्स ने कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करने का फ़ैसला किया। और ज़ाहिर है जब आप इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो फिर आप अपनी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू या शेयर्स की क्वांटिटी को कम करते हैं और जो आपके शेयर होल्डर होते हैं आप उनको ये परसुएड करते हैं कि वो अपने अपने राइट से दस्तबरदार हो जाएं, अपनी अपनी इक्विटीज़ को कम करें, ताकि जितनी इक्विटी को वो सरेंडर करेंगे उतनी इक्विटी से आप कंपनी की रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। अब ज़रा जाके देखिए, मैंने आपको टोटल 4 पॉइंट्स बताए थे। कंपनी की इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते वक्त आप अपने शेयर्स कैपिटल के साथ 4 किस्म के मामला कर सकते हैं। बैक वक्त एक वक्त में एक ही होगा, यानी एक वक्त में इन 4 में से कोई एक फॉलो हो रहा होगा। ज़रा जाके देखिए वो 4 क्या थे। द नंबर ऑफ शेयर्स डू नॉट चेंज बट द पार वैल्यू ऑफ ईच शेयर मे रिड्यूस, नंबर 1। नंबर 2, the par value of each share may reduce, the par value of each share do not change but the number of shares may reduce. Number 3, the number of shares as well as par value of each share both are reduced. And number 4, the number of shares may increase but the par value of each share may reduce. यानी ये 4 बातें हो सकती हैं। इन चारों में से कोई भी बात अडॉप्ट करें,
इन चारों में से कोई एक भी बात अडॉप्ट करें, मकसद क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी को कम करना, यानी शेयर होल्डर से सेक्रीफाइस कराना ताकि उस अमाउंट को हम रिकंस्ट्रक्शन के तौर पे यूज़ करें। तो अब हम देखते हैं इन्होंने क्या स्कीम बनाई है। ये होगी चार में से कोई एक। कहते हैं नंबर 1 में द नंबर ऑफ शेयर्स डिड नॉट चेंज, नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं किए, बट द पार वैल्यू ऑफ ईच शेयर नाउ बी वैल्यूड ₹4 ईच। अच्छा, ये इतना भी आसान नहीं है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स तो हमने रिड्यूस नहीं किए, नंबर ऑफ शेयर्स तो हमने चेंज नहीं किए, लेकिन जो पार वैल्यू है वो ₹4 कर दी। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है ये समझिए। कन्फ्यूजन इसमें ये होती है कि बच्चा अक्सर ये नहीं समझ पाता कि आया वो ये कहना चाह रहा है कि ₹4 वैल्यू रह गई है या ₹4 रिड्यूस हो गई है। मेरी बात तो गौर से समझिए। अगर वो ये कहना चाह रहा है कि अब शेयर की नई वैल्यू ₹4 रह गई है, तो इसका मतलब क्या है, शेयर होल्डर ने ₹6 सेक्रीफाइस किया। अगर वो ये कहना चाह रहा है कि शेयर की वैल्यू ₹4 रिड्यूस हो गई है, तो इसका मतलब है कि अब नई वैल्यू ₹6 रह गई है। देखिए, दो बातें होंगी। एक तो वो ये कहेगा कि इतनी वैल्यू रह गई है तो कितनी रिड्यूस हुई है, खुद बताओ, या वो ये कहेगा कि इतनी वैल्यू रिड्यूस हो गई है तो कितनी वैल्यू रह गई है, ये बताओ। आपको क्या समझ में आ रहा है? वो कह रहा है दैट पार वैल्यू ऑफ ईच शेयर नाउ बी वैल्यूड ₹4 ईच। क्या वो ये कहना है कि कह रहा है कि ₹4 रह गई है, या वो ये कहना चाह रहा है कि ₹4 रिड्यूस हो गई है? जी नहीं, वो ये कह रहा है कि ₹4 रह गई है। ₹10 वाला शेयर अब सिर्फ 4 का रह गया है, यानी शेयर होल्डर के लिए शेयर की कीमत अब सिर्फ ₹4 रह गई है। तो शेयर होल्डर ने सेक्रीफाइस कितना किया है? ₹6 सेक्रीफाइस किया। इसका मतलब क्या है कि आपको ये पार वैल्यू को भी जो है वो बड़े गौर से देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ₹6 की सेक्रीफाइस है। नाउ कैसे करेंगे इसको समझिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। आपने ये मालूम करना है कि आपका जो कैपिटल रिडक्शन और रिकंस्ट्रक्शन का अमाउंट है वो कितना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले शेयर्स कैपिटल बिफोर रिडक्शन। बगैर किसी रिडक्शन के आपका शेयर कैपिटल कितना था? तो आप उसको कह सकते हैं 1 लाख शेयर्स थे ₹10 वाले, तो कितना अमाउंट था? 10 लाख। सर ये तो आपने वही लिख दिया जो सवाल में, हाँ तो वही तो लिखना है, सही है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे लेस शेयर्स कैपिटल आफ्टर रिडक्शन। आफ्टर रिडक्शन ये कैपिटल कितना रह गया, कितना रिड्यूस हुआ वो नहीं, कितना रह गया। तो वो आपको सवाल में बता रहा है कि अब शेयर की वैल्यू सिर्फ ₹4 रह गई, यानी नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने चेंज नहीं किए, इसलिए इसको मैंने 1 लाख ही लिखा, लेकिन जो पार वैल्यू है वो ₹4 रह गई। तो बेसिकली अब जो आपका शेयर्स रह गया वो 4 लाख का रह गया। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 10 लाख रुपये हमारा असल शेयर था और अब वो रह गया सिर्फ 4 लाख, तो कुल मिला के टोटल कितना अमाउंट है जो कि शेयर होल्डर ने सेक्रीफाइस किया है? 6 लाख। इसको क्या बोलेंगे हम? अमाउंट ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, यानी अब हम इससे अपनी कंपनी को क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन शेयर होल्डर का 10 लाख रुपए कैपिटल था वो अब सिर्फ 4 लाख रुपए रह गया है, और 6 लाख रुपए का कैपिटल शेयर होल्डर ने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, ख़त्म कर दिया। और ऐसा क्यों किया? ताकि हम इस अमाउंट से अपनी कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करें।
अब आपको ये बताना है कि जो 6 लाख रुपए हमने रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट में अकाउंट में डाला है, इसको आपने यूटिलाइज कैसे करना है। इसके लिए हम बनाएंगे एंट्री मैसर्स यूनिवर्स लिमिटेड जनरल जर्नल। अच्छा, पहली एंट्री बड़ी सिंपल है इसकी। सबसे पहले हम इसका पुराना कैपिटल ख़त्म करेंगे जो अब नहीं रहा। तो हमारा पुराना कैपिटल कितना था, शेयर्स कैपिटल 10 लाख। अब हम लिखेंगे हमारा नया शेयर्स कैपिटल कितना था। तो हमारा नया शेयर्स कैपिटल कितना है, 4 लाख। और बाकी हमने कहाँ डाल दिया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 6 लाख। To record the par value of each share reduced to 4 each and amount transferred to reconstruction account। ये हो गई पहली एंट्री। अब मुझे इस रिकंस्ट्रक्शन के 6 लाख को यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने का मतलब ये है कि मैं यूटिलाइज 2 तरीके से करूँगा। जाइए अपने जो है वो बेसिक वाले पेज पे जाइए, वहाँ पे मैंने यूटिलाइजेशन के 2 तरीके बताए। पहला तरीका तो ये है कि 4 आइटम वो हैं जिनमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जब हम अपनी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो पहले तो उठा के उन 4 चीज़ों को एज इट इज़ उठाकर फेंक देंगे। वो 4 चीज़ें मैं आपको शुरू में हाईलाइट करा चुका हूँ। उनको हम कहते हैं परमानेंटली राइट ऑफ। और ये जो परमानेंटली राइट ऑफ वाले अकाउंट होते हैं, इनके बारे में वो सवाल में कहे ना कहे अंडरस्टूड है कि ये 4 हमारे दुश्मन हैं। इन 4 दुश्मनों को हमें नहीं छोड़ना। क्लियर है बात। तो अब आइए हम इसको रिकंस्ट्रक्शन की दूसरी एंट्री बनाते हैं। और जब मैं रिकंस्ट्रक्शन की दूसरी एंट्री बनाऊंगा तो ये जो अमाउंट आपका क्रेडिट में है, ये कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 6 लाख। अब इसमें अगर आप सवाल में जाके देखें तो सवाल में भी आपको बता रहा है द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन यूटिलाइज ऑन द फॉलोइंग बैलेंस टू राइट ऑफ कंप्लीटली गुडविल, शेयर डिस्काउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एंड रिटेन अर्निंग। बेटा ये तो इसने शराफत से आपको खुद ही बता दिया, अदरवाइज़ मैंने आपको कहा था कि ये बताए या ना बताए। आपने ये 4 चीज़ें किसी सूरत नहीं छोड़नी। ये कभी 3 होंगी, कभी 2 होंगी, जितनी होंगी आपने टोटली ख़त्म कर देनी है। तो वो जो आपने टिक किए थे, तो देखिए इसमें गुडविल कितना है, 50,000। ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें डेबिट साइड की हैं। इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, और इनसे अपना पीछा छुड़ाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, शेयर डिस्काउंट 40,000। ये भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसके बाद तीसरा अमाउंट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 10,000। और इसके बाद चौथा अमाउंट है रिटेन अर्निंग, और ये आपके एसेट साइड पर है, जिसका मतलब है कि ये डेबिट साइड पर है, 1,50,000। हाँ, अगर ये रिटेन अर्निंग इक्विटी साइड पर होता तो फिर मैं इसको नहीं लेता, क्योंकि रिटेन अर्निंग के डेबिट यानी एसेट साइड पर होने का मतलब है ये लॉस है, और अगर इक्विटी साइड पर है तो फिर ये आपका गेन है। सही है। तो अमूमन ये लॉस ही होता है, यानी एसेट साइड पर ही होता है। ये 4 तो मैंने परमानेंटली राइट ऑफ कर दिए। अब उसके बाद वो कहता है नंबर 4 में कुछ चीज़ें जिनको हम सिर्फ पार्शली रिड्यूस करेंगे। तो कहता है फर्नीचर रिड्यूस टू 80,000। अब आपके लिए फिर यहाँ पे एक मुश्किल आने वाली है। देखो बेटा, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग वैल्यू लेनी है, जो वैल्यू रह गई वो नहीं लेनी। यानी वो कहना चाह रहा है कि फर्नीचर रिड्यूस हो गया 80,000 रुपये तक। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या वो ये कहना चाह रहा है कि फर्नीचर 80,000 रुपये कम हो गया, या वो ये कहना चाह रहा है कि फर्नीचर 80,000 रुपये तक आ गया। तो अगर वो 2 के साथ कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वो वैल्यू है जो रह गई है, रिड्यूस कितनी हुई है वो नहीं है। और अगर बाय के साथ कह रहा है तो इसका मतलब है वो वही वैल्यू बता रहा है जो रिड्यूस हो गई है। हमें यहाँ पे रिड्यूसिंग वैल्यू लेनी है। तो ऊपर जाके देखिए फर्नीचर है 2 लाख, नीचे कह रहा है कि फर्नीचर रिड्यूस होकर रह गया 80,000। इसका मतलब क्या है कि फर्नीचर कितना रिड्यूस हुआ, 1,20,000। तो ये लीजिए, ये मैंने लिखा फर्नीचर 1,20,000। आगे कहता है मशीनरी रिड्यूस बाय 40,000, यानी इतने ही अमाउंट से रिड्यूस हो गई। तो बाय के साथ जो रिडक्शन वैल्यू होगी उसको हम डायरेक्ट ले लेंगे। ये लिखा आपने मशीनरी 40,000।
फिर इसके बाद आगे कहता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिड्यूस बाय 1 लाख, यानी इसका मतलब है कि ये भी इतने से ही रिड्यूस हुई है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑफिस सप्लाईज नाउ बी वैल्यू ₹30,000। ऑफिस सप्लाईज की वैल्यू अब 30,000 रह गई, यानी ये रिड्यूस वैल्यू नहीं है बल्कि जो रह गई वो है। इसमें आपको वो दो तरीके से कह सकता है, या तो वो कहेगा इतने से रिड्यूस हो गई, तो अगर इतने से रिड्यूस हो गई तो अमूमन वो बाय के साथ ऐसे कहेगा, तो बाय के साथ जो वैल्यू होती है वो अमूमन रिडक्शन वैल्यू ही होती है। लेकिन अगर वो कह रहा है टू या नाउ भी, इसका मतलब क्या है, क्या वो वैल्यू इतनी रह गई है, रिड्यूस कितनी हुई है वो आपको खुद निकालनी है। ऊपर जाके देखिए ऑफिस सप्लाईज कितना है 120 और अब उसकी वैल्यू रह गई है 30,000, जिसका मतलब है ऑफिस सप्लाईज कितनी रिड्यूस हो गई हैं 90,000। अब हमारा सवाल हो गया ख़त्म और अब हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा 6 लाख डेबिट क्रेडिट बराबर है। अगर ये बराबर है तो वेल एंड गुड, और अगर ये बराबर नहीं है तो हमेशा ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, और अगर ये कम होगा तो मैंने आपको बेसिक वाले पेज पे लिखवाया था कि जो भी डिफरेंस होगा उसको कैपिटल रिजर्व से पूरा करेंगे। बट हम पहले देख लेते हैं। 5 और 4 90, 1 लाख, 2 50, 3 70, 4 10, 5 10 और 6 लाख। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो यूटिलाइजेशन प्लान था अकॉर्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट वो पूरा का पूरा हो गया 100%। हमने कुछ चीज़ें तो परमानेंटली ख़त्म कर दी और कुछ चीज़ों को हमने अप टू सम एक्सटेंट रिड्यूस कर दिया, और इस 6 लाख रुपए से हमने अपनी रिकंस्ट्रक्शन कर ली। सर इससे हुआ क्या, इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी और अब हम जाते हैं इसकी रिवाइज बैलेंस शीट। सर व्हाट डज इट मीन बाय रिवाइज बैलेंस शीट? देखो भाई, एक बैलेंस शीट तो वो है जो उन्होंने दी हुई आपको, एक बैलेंस शीट तो वो है जो उन्होंने दी हुई है। एक है कि इसको बनाने के बाद आपने एक मरतबा फिर बनानी है बैलेंस शीट, तो इसलिए इसको हम कहते हैं रिवाइज बैलेंस शीट। और ये रिवाइज बैलेंस शीट इसी तारीख को बनेगी जिस तारीख को आपने रिकंस्ट्रक्शन की है, यानी कि December 31, 2017। अच्छा, आप इसकी बैलेंस शीट इसी टी फॉर्म में भी बना सकते हैं, बट चूँकि मेरे पास जगह इतनी नहीं है तो इस वजह से मैं इसको क्लासिफाइड फॉर्म में बना रहा हूँ। सही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटीज़, दो कॉलम ले लेंगे हम, और इक्विटीज में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अच्छा अब एक काम ये करना है आपने, सबसे पहले शेयर्स कैपिटल जो सवाल में था 10 लाख वो तो मैंने डेबिट करके ख़त्म कर दिया, वो तो हम दोबारा नहीं लेंगे। जो नया शेयर्स कैपिटल था वो कितना था 4 लाख, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे शेयर्स कैपिटल 4 लाख। अच्छा, फिर उसके बाद इक्विटी साइड पे अकाउंट पेबल है 2 लाख, उसका मैंने कुछ भी यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन में काम नहीं किया, इसका मतलब है वो एज इट इज़ आ जाएगा 2 लाख। तो ये बन गई आपकी टोटल इक्विटीज़ 4 लाख और 2 लाख 6 लाख। अब आ जाइए आप अपने एसेट साइड पे, और एसेट साइड पे हम सबसे पहले लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। सही है, जाके देखिए सबसे पहले फिक्स्ड एसेट में फर्नीचर 2 लाख है, जबकि 1,20,000 मैं रिड्यूस कर चुका हूँ, तो उस 2 लाख में से 1,20,000 माइनस कर देंगे तो अब फर्नीचर कितना रह गया हमारा 80,000। यानी आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी जो हमने रिड्यूस की होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो होंगे जो अब रह गई होगी। तो फर्नीचर असल में 2 लाख का था, लेकिन 1,20,000 रुपये का हम रिड्यूस कर चुके हैं, तो अब 80,000 का रह गया। फिर इसके बाद मशीन है 1,40, ये लिखा आपने मशीन 1,40 की थी और 40,000 हम रिड्यूस कर चुके हैं, तो कितनी रह गई 1 लाख। जबकि इंटेंजिबल कोई भी एसेट नहीं लेंगे, क्योंकि जितने भी इंटेंजिबल हैं वो मैंने पूरे अमाउंट से रिड्यूस कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए, वो दोबारा आ ही नहीं सकते भाई, ज़ाहिर है कचरा निकाल के फेंका, दोबारा थोड़ी लेकर आने हमने। फिर इसके बाद गुडविल, शेयर डिस्काउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, रिटेन अर्निंग, ये सब खत्म है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी फिक्स एसेट नहीं है, इसको हम जमा कर लेंगे
टोटल फिक्स्ड एसेट्स 1,80,000। फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम करंट एसेट्स। करंट एसेट में हमारे पास सबसे पहले क्या है, कैश, वो है 1,90 और कैश पे यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए हम कैश डायरेक्ट ले लेंगे 1,90,000। फिर है मर्चेंडाइज, और वो मर्चेंडाइज क्वेश्चन में है 3 लाख, जबकि यहाँ पे हमने रिड्यूस की हुई है 1 लाख, तो कितनी रह गई 2 लाख। फिर उसके बाद है सप्लाईज, जो कि क्वेश्चन में है 1,20,000 और हमने यहाँ पे रिड्यूस की हुई है 90,000, तो कितनी रह गई 30,000। सही है। अब हम इनको जमा कर लेंगे। टोटल करंट एसेट्स देखिए कितने बने, 1,90, 2,20 और 4,20, ये लिखा मैंने यहाँ पे 4,20,000। और अब आप देख सकते हैं कि ये हम है करंट एसेट, ये हमारे फिक्स एसेट, दोनों को हमने ऐड किया तो ये वही अमाउंट बन गया कितना 6 लाख। दैट इज टोटल एसेट्स। सर इसका क्या फ़ायदा हुआ, कुछ चीज़ें कम की, कुछ चीज़ें ख़त्म कर दी और बैलेंस शीट दोबारा बनाई। फ़र्क यह है कि पहले ये बैलेंस शीट 12 लाख की थी, अब कितने की रह गई 6 लाख की। तो बेटा हमने अपने आप को अपनी औकात में लाने की कोशिश की है। पहले हमारा बिज़नेस हमारी औकात से कहीं ज़्यादा शो कर रहा था, जबकि हमारे हालात ऐसे थे नहीं, लेकिन बैलेंस शीट इतनी शो हो रही थी। हमने उसी बैलेंस शीट को अपने हालात और अपनी औकात के मुताबिक ले आए। बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने मिसाल दी थी कि अगर आपके हालात ख़राब हैं तो आप अपने बड़े घर से छोटे घर में आ जाएंगे, बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी ले लेंगे, बच्चों को बड़े बड़े महंगे स्कूलों से उठा के थोड़े सस्ते स्कूलों में जो है वो दाखिला दिलवा देंगे, ताकि आपको ये पता लगे कि आप बेसिकली अपनी औकात के अंदर रह रहे हैं, आप अपनी औकात से आगे नहीं बढ़ रहे। तो हमने बेसिकली अपनी बैलेंस शीट को अपने बिज़नेस के स्टेटस के मुताबिक अपने बिज़नेस को उसकी जो है वो औकात में लेकर आए कि भाई हमारा बिज़नेस 6 लाख से ज़्यादा का शो होता नहीं है, ये हो रहा था 12 लाख। हमने इसमें से इधर उधर की चीज़ें सब ख़त्म करके अपने बिज़नेस को जो है वो उसकी असल पोजीशन पे लेकर आ गए। तो ये कहलाता है आपका रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। सही है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होती है एक दूसरे सवाल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।